वो कितनी है। ठीक है, वाटर इन द एटमोस्फियर। अब देखो जल का आधार जलवाष्प अथवा आर्द्रता है। वो कह रहे हैं कि बेस ऑफ वाटर वो क्या है आपका जलवाष्प या आर्द्रता। कि जल का जो आधार है वो जलवाष्प है या आर्द्रता है। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 12 ओपन कीजिए। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं जिसमें वाटर इन द एटमोस्फियर्स। फर्स्ट उसमें आता है आपका वाटर वेपर्स मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंस। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोस्फियर्स की एटमोस्फियर्स का मीनिंग क्या है, एटमोस्फियर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए जलवाष्प का मीनिंग एंड एटमोस्फियर्स। जल का आधार जलवाष्प अर्थात आर्द्रता है। वायुमंडल में गैस रूप में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को कि वायुमंडल में गैसीय रूप में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता कहा जाता है। कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें अदृश्य रूप में उपस्थित वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स का कोई रूप नहीं होता, कोई उसका कलर नहीं होता, कोई उसका टेस्ट नहीं होता, कोई उसकी गंध नहीं होती। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं आर्द्रता होती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते, हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं। कैसे? हवा के टेम्परेचर से। अगर हवा में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं तो हवा का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अगर हवा में वाटर वेपर्स कम है, वेट एयर होती है, तो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो अदृश्य रूप में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में बहुत ही कम अनुपात में, अभी कह रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत कम अनुपात होता है। अनुपात कितना होता है? 0 से 4%। कि वायुमंडल में बहुत ही कम अनुपात में उपस्थित होते हुए भी जो जलवाष्प है वो जलवायु के निर्धारण में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। कि जलवायु को डिसाइड करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है? 0 से 4%। अब देखो 0 से 4% अवेलेबल होते हुए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। जलवायु के प्रकृति को निर्धारित करने वाला वायु का सबसे प्रमुख घटक माना जाता है। कि वह जो वाटर वेपर्स होते हैं इनको जलवायु की प्रकृति निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो माना जाता है। और समय और स्थान के अनुसार, कि समय और स्थान के अनुसार इनकी जो परसेंटेज है वो एक हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो समय और स्थान के अनुसार इनकी क्वांटिटी है वो बदलती रहती है, उसमें चेंजमेंट है वो आता रहता है। जलवाष्प का यह गुण अनेक कारणों से वायु महत्वपूर्ण होता है। अब जलवाष्प का जो यह गुण है कि उसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा होना, ये अनेक कारण है, इसके लिए काफ़ी फैक्टर है जो ये महत्वपूर्ण है। जिसमें फर्स्ट आता है आपका वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा द्रवण वर्षण के सभी रूपों का स्रोत है। कि वायुमंडल में जो ये 0 से 4% वाटर वेपर्स अवेलेबल है, ये द्रवण और वर्षण के जो सभी रूप हैं उन सभी रूपों के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट स्रोत है उनके लिए। वर्षा, जैसे वर्षा, हिमपात, ठीक है, वर्षा, हिमपात, कोहरा, बादल। वर्षा, हिमपात, कोहरा, बादल, इन सभी के लिए क्या है, और जैसी मौसमी घटनाएं जलवाष्प के कारण ही संभव होती है। ये सभी क्या है? मौसमी घटनाएं। और किसके कारण ये संभव होती है? ये सभी मौसमी घटनाएं जो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स अवेलेबल है, ये वाटर वेपर्स के अवेलेबल होने के कारण ही मौसमी जो घटनाएं हैं वो संभव होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशंस व पृथ्वी से टकराकर वापस टर्सर रेडिएशंस का जो जाती है उनके कुछ अंश को अवशोषित कर लेते हैं। सपोज करो एज और सन। अब इससे सनलाइट से जो सूर्य की किरणें आ रही है ये हो जाएगी आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, और यहाँ से टकराकर वापस आएंगी इन
हम कहेंगे टर्रेस्ट्रियल रेडिएशन। ये लघु तरंगों के रूप में आती है और ये जाती है बेटा दिल तरंगों के, ये लघु तरंगों के रूप में आती है और ये दिल तरंगों के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग मतलब सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी होते हैं, और पृथ्वी से टकराकर जो आउटगोइंग होते हैं टर्रेस्ट्रियल रेडिएशंस, उसके लिए ये कुछ उसके पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार ये पृथ्वी पर ताप की दशाओं को निर्धारित करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर की जो दशाएं होती हैं, उन टेम्परेचर की दशाओं को निर्धारित करने में जलवाष्प का एक इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है। जलवाष्प का वायुमंडल में लंबवत वितरण, अब कह रहे हैं कि जलवाष्प का वायुमंडल में लंबवत वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ये जैसे इसके चारों तरफ एयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, कि इसमें कि इस एटमॉस्फेयर में कितनी मोटाई में या लंबवत वितरण में वाटर वेपर्स अवेलेबल है। जैसे सपोज करो ये इसके चारों तरफ क्या है आपका एटमॉस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर में कितने हैं 0 से 4% वाटर वेपर्स, ठीक है। और ये इसमें कितनी गहराई तक है, कि कितनी लंबवत वितरण कितना है, कि कितनी ऊंचाई तक वाटर वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। लंबवत वितरण की मात्रा गुप्त ऊष्मा की मात्रा को निर्धारित करती है। अब लंबवत वितरण की मात्रा गुप्त ऊष्मा की मात्रा को निर्धारित करती है। अब ये वाटर वेपर्स अगर ज्यादा क्वांटिटी में है, इधर लंबवत वितरण ज्यादा है इनका, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है कि जब पानी गर्म होता है 100 डिग्री के ऊपर उबलता है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसके साथ कुछ एनर्जी भी जाती है, कुछ ऊष्मा है वो भी उसके साथ वहां पर स्टॉक रहती है। जो एटमॉस्फेयर में जाकर जब वाटर कंडेंसेशन करता है यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीजिंग एनर्जी को ही लेटेंट हीट है वो कहा जाता है। तभी आपने नॉर्मली देखा होगा कि बारिश आने से पहले ही थोड़ी गर्मी है वो बढ़ जाती है। वो थोड़ी सी गर्मी इसीलिए बढ़ती है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में जब कन्वर्ट होते हैं, तो उनके साथ जो एनर्जी गई है, जो ऊष्मा गई है, उस ऊष्मा का वो, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो तो कंडेंसेशन प्रोसेस होकर संघनन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उससे टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज है वो हो जाता है। गुप्त ऊष्मा की मात्रा को निर्धारित करते हैं। गुप्त लंबवत वितरण जितना ज्यादा होगा, गुप्त ऊष्मा की मात्रा को डिसाइड करते निर्धारित करते हैं, जो तूफानों और विक्षोभों के विकास में मदद करती है। जो लेटेंट हीट होती है वो तूफान और जो विक्षोभ होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में मदद है वो करती है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार, कि कहने की वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार मानव शरीर के ठंडा होने की जो दर है कि किस स्पीड से ह्यूमन बॉडी है वो कूल होती है, उसको भी प्रभावित है वो करते हैं, उसमें मदद प्रभावित करते हैं। फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि जल का वाष्पन प्राकृतिक जलीय चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि जल का वाष्पन जो प्राकृतिक जलीय चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल जो वाटर साइकिल है, वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे सपोज करिए कि ये आपके वाटर बॉडीज है और ये वाटर इसमें भरा हुआ है और इसके ऊपर सूर्य की लाइट पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्यताप आता है, सूर्यताप आता है, पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है, ये स्टीम बनकर गर्म हो जाएगा, गर्म होकर स्टीम बनकर एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि ये क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, फिर वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, जलबूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जलबूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर वापस वो रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा, जमीन के ऊपर वापस रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर गिरेगा, और वहां से फिर वो पानी फ्लो करता हुआ फिर ओशियंस में जाएगा, फिर लेक्स में जाएगा, फिर वहां से फिर इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। सेम यही प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें वाटर वेपर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं।
वायुमंडल फिर आता है इसका कि वायुमंडल में उपस्थित, अब इसमें क्या है कि वाटर वेपर्स भी है, CO2 भी है, O2 भी है, हाइड्रोजन भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, ये सभी गैसें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। लेकिन जो वाटर वेपर्स है वो भी एक गैस ही है, लेकिन सभी गैसों से क्या है कि वाटर वेपर्स वो अलग है, क्योंकि उसमें एक अलग क्वालिटी पाई जाती है। वो अलग क्वालिटी क्या है कि वो सॉलिड में और लिक्विड दोनों फॉर्म में कन्वर्ट है वो हो सकता है, लेकिन जो ये अदर गैसेज हैं ये सिर्फ गैसेस फॉर्म में ही रहती है, लिक्विड में और सॉलिड में कन्वर्ट है वो नहीं हो सकती। कि वायुमंडल में सम्मिलित अन्य गैसों की तुलना में केवल जलवाष्प ही तरल अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जो जलवाष्प है वही केवल तरल और ठोस अवस्था में कन्वर्ट है वो हो सकता है। वायुमंडल में आर्द्रता के स्रोत, अब कहते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता के स्रोत की जो वायुमंडल है वो उसमें आर्द्रता के स्रोत क्या है कि कहां से उसको आर्द्रता या मॉइस्चर है वो मिलता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 71% पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, कि वायुमंडल में आर्द्रता के स्रोत क्या है, जैसे महासागर, सेकंड है आपका झील, फिर है आपका नदियां, ठीक है, तालाब और नदियां, झील, तालाब और बेटा फिर आता है आपका हिमनदों से हिमनद। अब ये सभी क्या है, ये सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस से ही एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो जाते हैं। जैसे वायुमंडल को अपने जलवाष्प का अधिकांश भाग पृथ्वी के 3/4 भाग पर व्याप्त जल से प्राप्त होता है। जैसे इसका सेंटर मान लेते हैं और ये तो क्या है आपका लिथोस्फीयर्स, ठीक है, ये 3/4 जो भाग है 1/3 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, ये 3/4 भाग है ये पानी से कवर्ड है। तो ये पानी से कवर्ड है, इसी के ऊपर आपके महासागर है, ये तो कितना है 29%, ये कितना है 71%, तो ये 29% से 71% जो एरिया है 71% एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है, ये वाटर से कवर्ड है। यहीं से वाटर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर को वाटर वेपर्स का स्रोत है कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स है वो इसी पार्ट से वाष्पीकरण होकर जाते हैं। 3/4 भाग पर व्याप्त महासागर, झीलें, नदियां, तालाब, हिमनद ये इसी के ऊपर है, इन्हीं से वाटर वेपर से वो कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। इन स्रोतों के अतिरिक्त अब ये जो सोर्सेज हैं एक्सेप्ट दिस सोर्सेज, इन सोर्सेज के अलावा कि वर्षा की गिरती हुई बूंदें, कि वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं एटमॉस्फेयर से और बीच में एयर आती है, एयर का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे ही वो उस लेयर को क्रॉस करती है, क्रॉस करते ही उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते ही वो स्टीम में कन्वर्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। या कई बार आपने देखा हो कि मई जून के मंथ में ग्रीष्म ऋतु में अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, जैसे ही बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती है वो गिरते ही स्टीम में कन्वर्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वर्षा की गिरती हुई जो बूंदें होती हैं वो भी वायुमंडल में जलवाष्प का स्रोत है वो होती है। इन स्रोतों के अतिरिक्त वर्षा की गिरती हुई बूंदें तथा नम भूमि, अब नम भूमि का होता है स्वैम्प एंड वेटलैंड, कि जैसे सपोज करो ये एक नम भूमि का पार्ट है, नम भूमि मतलब नमी है इसमें, और जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर गिरेगी, इसका ये क्या है कि सूखना स्टार्ट करेगी, सूखना स्टार्ट करेगी इसका तो ये जो इसकी मॉइस्चर होगा वो नमी बनकर वापस एटमॉस्फेयर में है वो चला जाएगा, वापस अंतरिक्ष में या ये गहन वायुमंडल में चला जाता है। इसके अलावा स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स से वाष्पीकरण द्वारा, पेड़ पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा तथा जीव जंतुओं द्वारा सांस लेने से भी जो वाटर वेपर्स है वो से उत्पन्न जलवाष्प वायुमंडल में जा मिलते हैं। इनके द्वारा जो जलवाष्प उत्पन्न होता है वो भी वायुमंडल में वापस जा मिलता है। इस प्रकार भूमंडलीय ताप संतुलन की तरह जलीय चक्र के माध्यम से, कि इस प्रकार भूमंडलीय ताप संतुलन की तरह, कि इस प्रकार जो भूमंडलीय ताप संतुलन है उसकी तरह
जलीय चक्र के माध्यम से प्रकृति में भूमंडलीय जल संतुलन बना रहता है। जो प्रकृति है उसमें भूमंडलीय जल संतुलन बना रहता है। इस अनंत जलीय चक्र को चलाए रखने में, कि जो अनंत यानी जो कभी रुकने वाला नहीं है वाटर साइकिल, इस अनंत जलीय चक्र को चलाए रखने में 3 भौतिक प्रक्रियाएं, वाष्पन, संघनन, संघनन और वर्षण, कि ये जो वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिक वाटर साइकिल, इसको चलाए रखने में ये 3 जो प्रक्रियाएं होती हैं, वाष्पन, संघनन और वर्षण, इन तीनों का रोल है वो होता का हाथ होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने के, संपन्न होने के लिए, अब जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये, इन तीनों प्रक्रियाओं के संपन्न होने के लिए जो इनको ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है सन से, सूर्य से इनको एनर्जी है वो प्राप्त होती है। तथा वायुमंडल इस सारे घटनाक्रम में एक माध्यम या कड़ी का कार्य करता है। वो जो वायुमंडल है वो इस सारे घटनाक्रम में एक कड़ी या माध्यम का जो कार्य है वो करता है, कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कड़ी का, जो इन क्रियाओं को घटित होने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है आपका वेज टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन सी हैं, वो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे।